में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, योजनाओं का बखान किया जा रहा है और इस बखान में सेना का भी बखान हो जाता है और उसको चुनाव से भी जोड़ दिया जाता है, वोट से भी जोड़ दिया जाता है। चुनाव आयोग संज्ञान जरूर लेता है, लेकिन सवाल अक्सर ये उठते हैं कि क्या चुनाव आयोग उचित रूप से, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर पाता है? क्या इस तरह की चीजों का, इस तरह की बातों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? लोकसभा चुनाव में, हालात में, वर्तमान स्थिति में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये स्थिति हमारे चुनावी प्रणाली को, चुनावी प्रक्रिया को किस तरफ ले जा रही है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनाव प्रचार में सुरक्षा बलों की तस्वीर लगाने और उनकी गतिविधियों को शामिल करने से मना किया हुआ है। मंगलवार को एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मतदान करने वालों से कहा था कि अपना वोट उन्हें समर्पित करें, जिन्होंने बालाकोट हवाई हमले को अंजाम दिया। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने पहली बार मतदान करने वालों से कहा है कि अपना वोट उन्हें समर्पित करें, जिन्होंने बालाकोट हवाई हमले को अंजाम दिया है। आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट मांगी है। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? आपको इस चौकीदार पर विश्वास है? भाई और बहनों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये हमारा काम और हमारे संकल्प है। कांग्रेस और सीपीएम ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर इस पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं शहीद के परिजनों ने भी पीएम मोदी के इस तरह वोट मांगने के बयान पर आपत्ति जताई है। जो राजनीति हमारे शहीदों के नाम पे नहीं होनी चाहिए, वो हो रही है और इलेक्शन कमीशन की भी इसका कुछ नहीं कर रहा। दुख की तो ये बात है, वो जो भाषण दिया जा रहा था, जहां शहीदों की तस्वीरें पीछे थी और प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? कुछ किया? पीएम नरेंद्र मोदी पर भरी सभा में नव मतदाताओं से पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगना सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं यह भी समझ से परे है कि 5 साल के कार्यकाल के बाद क्या सैनिकों के नाम पर ही भाजपा वोट मांगेगी? क्या भाजपा को 5 साल में अपनी योजनाओं और विकास कार्यों पर भरोसा नहीं रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग एक निष्पक्ष रूप से काम करता है? ये पहली मर्तबा नहीं है जब चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हों। जिस भी पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी पर चुनाव आयोग को अपने तरीके से, मनमाने तरीके से काम करवाने के आरोप लगाते रहते हैं। इस तरह के आरोप भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, राजनीतिक दल अपने तरीके से चुनाव आयोग को जिस तरह की स्थितियां बनती हैं उनको उपयोग में लाते हैं। मेरे साथ हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से अशोक सिंह शेखावत हैं, कांग्रेस से मेरे साथ आरसी चौधरी साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब मेरे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ओम सैनी साहब आपसे ही है। महाराष्ट्र की रैली में प्रधानमंत्री कहते हैं कि खासतौर पर नव मतदाताओं को, चूंकि देखिए इस बार करीब 8.5 करोड़ नव मतदाता हैं जो नए तैयार हुए हैं, जो कि वोट देने आएंगे, कि आप बालाकोट को के जो शहीद हैं उनके नाम पर क्या अपना वोट देश समर्पित कर सकते हैं? सीधे सीधे दिख रहा है, अगर ये स्थिति अगर एक भरी सभा में चुनाव के दौरान कही जाए, सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। ये क्या हमारे पास, अब प्रधानमंत्री के पास क्या बालाकोट और सैनिक, ये तो सैनिकों को काम अपना वो करते रहे, क्या दूसरी चीजें, योजनाएं, सरकार की 5 साल के कार्यकाल, ऐसी कुछ चीजें बची नहीं है जो वो वहां योजना बता सके? देखिए सुधांशु जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर आचार संहिता को एक कोने में रखकर चर्चा करते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, हमारी फौजें अपना दायित्व निभा रही हैं। पूरे देश को इस बात पर बड़ा गर्व है। नौजवानों को भी गर्व होगा निश्चित रूप से, लेकिन वोट मांगने का मैं समझता हूं कि 2014 में जिस तरह की लोकप्रियता के साथ में प्रधानमंत्री मोदी स्थापित हुए थे, अगर वो अपना हिसाब उस तरीके से दे दें तो लोग उनको स्वतः ही
उन्हें मुमकिन नामुमकिन वाला जो बयान है उनका उसके मुताबिक स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि न तो वो 15 लाख रुपया खातों में आया, न महंगाई पे नियंत्रण हुआ, न 2 करोड़ लोगों का हर साल रोजगार देने की बात पूरी हुई। तो ऐसे में ये जो मुझे याद है कि अमित शाह साहब बोलते थे कि चुनाव में जुमलेबाजी होती है, तो जुमलों का कोई खास वो नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह के जुमले बोल रहे हैं वो तो निश्चित रूप से हमारी सेनाओं को जो डिसिप्लिन अपने अनुशासन के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, उनको वोकल बनाने का एक तरीका है। ये हमारे शहीद जो होते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे शहीदों की हम चर्चा नहीं करते, उनको नमन करते हैं और नमन करने के एवज में कुछ नहीं मांगते। हो ये रहा है कि आप वैसा कर रहे हैं। और जो हमारे अभी जो नौजवान जिनको वोट देने का कहना तो ये चाहिए था कि इस देश में जो सन 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 21 साल के लोगों को टिके वो वोट देने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन और उसके लिए हम बड़े आभारी हैं राजीव गांधी के 1988 में जो उन्होंने वोट देने की उम्र जो 18 साल की, ये सब बातें कही जाती ठीक रहती, वो ना कह करके और ये कहना मुझे लगता है कि डेविएट करने का सिलसिला है। और ये प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत से मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जन्म इसलिए मानता रहा हूं और हम समझते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो एक स्वरूप जिससे देश खफा था उसके एवज में एक मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में अटल जी ने इसको स्थापित किया था 1980 में। लेकिन जिस तरीके से इसका डेविएशन होकर के और अभी जो स्थिति पहुंच गई है वो तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो अमित शाह को कुछ कहना चाहिए, लेकिन वो तो खुद ही इसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो बड़े तकलीफ का विषय है। और जो निर्वाचन आयोग के प्रमुख हैं उनकी खामोशी अपने आप में बड़ी तकलीफ दे है। और निर्वाचन आयोग किसी का मातिब नहीं है, उनकी स्वतंत्र सत्ता होती है इस वक्त जब चुनाव हो रहे होते हैं। लेकिन देखिए वो भी ये स्थितियां जिस तरह की दिखाई दे रही हैं सामने। अशोक सिंह जी देखिए, ये ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब शहीदों का जिक्र किया हो ऐसी सभा में। और भी जो आपके नेता हैं वो भी लगातार जिक्र कर रहे हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग ने इस बात के भी निर्देश दिए कि किसी भी तरह के पोस्टर पर किसी भी शहीद सैनिक का फोटो नहीं लगाया जाएगा, ना कि और साथ ही विंग कमांडर जो कि पाकिस्तान में उनको कैप्चर कर लिया गया था उनका फोटो भी उपयोग में नहीं लाया जाएगा। हुआ ऐसा तभी निर्देश देने पड़े। अब जब ये स्थिति हो रही है, आप इसको आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानते? क्या नहीं, आपको नहीं लगता है आपकी पार्टी की सरकार है और चुनाव आयोग शायद मुझे लगता है कि मूक बना हुआ है आपकी पार्टी की सरकार में? देखो सुधांशु जी, मोदी जी ने जो जिस प्रकार की उन्होंने वक्तव्य दिए जी और सभा में जो अपने एड्रेस में जो बात कही जी, वो कहा कि जो नए मतदाता आ रहे हैं वो राष्ट्र के भविष्य हैं। उन राष्ट्र के भविष्य के अंदर राष्ट्र के बेहतर के लिए, भविष्य के लिए किस प्रकार का आप दोगे? पहला वोट आप राष्ट्र के लिए दीजिए, आप भविष्य कैसे बनाएंगे? उसी के साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे बहादुर सैनिक हैं तो जो प्रकार से आप देखेंगे उनके हाथों में मजबूत करने के लिए आप उनको वोट दीजिए। उसके साथ उन्होंने कहा कि हमारा जो किसान है, किसान कौन सा मेहनत कश किसान है, उसका भविष्य हम कैसे संवार पाए, उनके लिए वोट दीजिए। और आप सत्य स्थिरता किस प्रकार से आप ला सकते हैं उसके लिए वोट दीजिए। और ये साथ साथ उन्होंने संदेश दिया कि आप विकास के लिए वोट दीजिए, ऐसा वोट नहीं दीजिए विभेदकारी हो और वंशवादी हो, ऐसी राजनीति के लिए आप वोट मत दीजिए। ठीक है, तो आपने ये आप मुझे बता रहे, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये जो उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं कि आप लोग जब आपसे नहीं आप भावार्थ बताने, यही तो दिक्कत है अशोक सिंह जी। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, अभी इस वक्त स्थिति है कि आप भावार्थ बताने लगते हैं कि नहीं, शब्दों के मायने शब्दों पर मत जाइए, उनके अंदर के मायने समझिए। हम ये कहना चाहते हैं, शब्द जो उन्होंने कहे वो ये कहे कि बालाकोट के जो शहीद हैं उनको क्या आप अपना वोट समर्पित करेंगे? इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, आप मुझे बताइए। बालाकोट के से पहले ये जी हमारे शहीद के परिजनों ने इसका विरोध जता दिया। सर ये सुधांशु जी मैं बात कह रहा हूं आपको, आप ये देखिए शहीद में जाते हैं, कौन तो नौजवान नहीं होते वो नौजवान होते हैं, नौजवान ही वोट दे रहे हैं आपको। यही तो आपका स्टाइल है। ये नहीं कहा कि किसानों के लिए वोट नहीं मांगा हमने जो काम किया उसी के लिए वोट नहीं मांगा। हम क्या अपील नहीं करेंगे चुनाव के अंदर? योजना पर बात करिए ना, नहीं योजना भी गुनाइए। आप 50 मिनट के भाषण के अंदर योजना भी सारी बताइए। आप बालाकोट को लेकर बैठे। एक बात मुझे एक बात बताइए, आप अभी नौजवानों की बात कर रहे हैं, आप नौजवानों की बात कर रहे हैं। अरे सर, आप नौजवानों के अगर इतने हितैषी आप बात कर रहे हैं, आने वाले जो वोटर है नौजवान उसकी बात कर रहे हैं, इतने हितैषी होते
मोदी सरकार के कार्यकाल में आप इस बात का जवाब ही नहीं दे सकते कि शिक्षा का बजट आप कम क्यों करते चले गए। जो नौजवान आएगा जो शिक्षा पाएगा उसका लगातार आपने बजट कम किया और आप नौजवानों की बात कर रहे हैं। आपसे सवाल कुछ और किया था और घुमा आप कुछ और देते हैं, भावार्थ पे ध्यान देने लगते हैं। शिक्षा का बजट के अंदर बात अलग चीज है, हम तो ये करेंगे राष्ट्र के निर्माण के अंदर आपको करना है तो आप उसकी अपील का आप ये समझिए जो नौजवान जितने भी अपने नए आ रहे हैं उनको वोटर आप अधिकतर बढ़ाइए। तो ये बताइए मुझे, चुनाव आयोग कहता है, मुझे ये बताइए उसमें कोई बुरी बात मुझे ये बताइए, उसका संदर्भ में मुझे ये समझाइए, क्या इस देश का 21 साल का, क्या इस देश का नौजवान जो वोट देने का हक जिसको दिया है संविधान ने, क्या उसको नहीं पता कि राष्ट्र के निर्माण के लिए मुझे किस तरह का वोट, मेरे को जो अपना वोट कास्ट करना है वो किसके हक में करना है उसको नहीं पता? क्या बीजेपी बताएगी ये बात? राजनीतिक दल के दायित्व के होते हुए ये बात बताना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी बताती है, उसके बाद चुनाव आयोग भी बताता है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताती होती है, वो सब बताते हैं कि आपको चुनाव आयोग वोट डालना, अधिक से अधिक आपकी वोटिंग परसेंट करनी है, आपको लोकतंत्र के अंदर भागीदारी होनी चाहिए। उन बातों को लेकर कहा गया है। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? भाई आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है? किसी प्रकार का भी नहीं है। यदि कोई चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एक संस्थान है और वो स्वतंत्र संस्थान है, वो स्वतंत्र संस्थान अपने संवैधानिक रूप से अपना पालन कर रही है, वो पालन करती रहेगी। हम किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहे वर्तमान के ऊपर। चलिए आरसी चौधरी साहब, आप जिस तरह से देखिए स्थितियां, आप राहुल गांधी अलग अलग सभाओं में जाते हैं, वो अपना वक्तव्य देते हैं, प्रधानमंत्री, और लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो कि अब आप लोग भी मैदान में, चुनावी मैदान में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह आप देख रहे हैं इस पूरे स्थिति को? सुधांशु जी, मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि 14 फरवरी के दिन जो ये घटना हुई पुलवामा के अंदर, हमारे 40 सैनिकों की जो शहादत हुई, जो सरकार की नाकामी की वजह से एक आतंकी हमले के द्वारा जो हुई, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम हमारे सशस्त्र बलों को मोदी की सेना बता दिया। उसके बाद में चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक का बीएस येदियुरप्पा हो, उन्होंने कहा कि इन शहादतों के पीछे 40 शहादतों ने हमारी 20 सीटें बढ़ा दी हो। चाहे इनके कोई दूसरे, चाहे अपने राजस्थान के राज्यपाल हो, तमाम ये जो लोग हैं बार बार और समय समय पर तड़ते रहे। आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग इस संविधान के रक्षक हैं, जो लोग, जैसे मारवाड़ी में एक कहावत है कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगी तो खेत की रक्षा कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री अगर सेना की शहादत के पीछे खड़ा होके अगर अपने की वोटों की और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए देश का दुर्भाग्य और कोई ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने साथ में यह भी बता दिया कि आज उन्होंने प्रथम बार की जो मतदाता हैं उनसे पुलवामा हमले पे के बाद में जो बला कोर्ट पे स्ट्राइक की गई उसके बदले में वोट मांगे। उनके पास में इससे पूर्व के जो मतदाता रहे, बेरोजगारी, जानते हैं कि बेरोजगारी का दंश कितना बड़ा इस देश ने झेला है, युवा है, वो वोट आपको नहीं देंगे। प्रश्न पूछेंगे, किसान आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि किसानों की आत्महत्या किस प्रकार से बढ़ी और किस प्रकार से किसान, हर दूसरा किसान परिवार कर्जे में डूबा है। महिलाओं की बातें हो, किस प्रकार से उन्होंने महंगाई की मार झेली है, नहीं मांग सकते। लेकिन देश के नए मतदाताओं को राष्ट्रवाद के भय के नाम पे मैं एक शब्द में यही कहना चाहूंगा कि 2014 के अंदर जो मोदी जी इस देश की 125 करोड़ जनता को, अलग अलग वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, सबको अच्छे दिनों की उम्मीद के अंदर जो वादे किए थे, उन अच्छे दिनों की उम्मीद के बाद में 2019 के चुनाव में वो इस देश की जनता को भय के आतंक में डुबा के और वोट मांग रहे हैं। इस 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का यही अचीवमेंट है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो वर्ग, जो भी व्यक्ति जिस चीज से करता है, अगर युवा बेरोजगार है तो पूछे उसकी बेरोजगारी पे स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ, अगर किसान को अगर उसकी फसल का उपज का मूल्य मिला या नहीं मिला, अगर महिलाओं को सुरक्षा मिली या नहीं मिली, अच्छे दिनों के आस में भय के नाम पे मोदी मांग रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र का गला घोटने का सबसे बड़ा प्रयास है। किस प्रकार एक चैन के द्वारा कभी मुख्यमंत्री बोलते हैं, कभी सांसद बोलते हैं, कभी पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं, और जब लोकसभा के प्रथम चरण के मतदान से पूर्व जब चुनाव प्रचार खत्म होता है, उससे पहले दिन वो जान जाते हैं कि देश की जनता के पास में सिर्फ वो इस मुद्दे के अलावा कहीं जा नहीं सकते। लेकिन देश की जनता 5 साल का हिसाब लेगी और उसी के आधार पर मतदान। ओम सैनी जी, देखिए जो लगातार जब सवाल किए जाते हैं, अभी क्या हो रहा है स्थिति की, जब हम सवाल कर रहे हैं, अगर मीडिया सवाल कर रहा है तो सवाल के उसमें उत्तर आना चाहिए सामने से, लेकिन सवाल के बाद सवाल आता है, दूसरा सवाल दाग दिया जाता है कि आप शायद कि राष्ट्र के साथ नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि एनपीए की बात करी जाए, 3.5 लाख करोड़ का लगभग इतना बड़ा माफ कर दिया गया बैंक, जिस तरह का एनपीए की स्थितियां बनी। शिक्षा के अंदर लगातार बजट घटाया गया है मोदी सरकार के कार्यकाल में। निर्भया जो फंड बनाया उस बजट का कोई उपयोग नहीं किया गया, वो ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहा बजट। अब बात क्या
अपनी योजनाओं को बताने के लिए क्या बीजेपी के पास आज की तारीख में बीजेपी केवल राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेना चाहती है? क्या योजनाओं के नाम पर उन पर वोट लेने के लिए, बताने के लिए कुछ भी नहीं है? देखिए, कुल मिला के आप खुद ही अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं कि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जी, लोग अपेक्षा करते हैं कि 2014 में जो आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उनमें से आपने कितना लोगों को दिया, जो आपकी उन घोषणाओं के मुताबिक क्या रोजगार मिला, क्या पैसा मिला, क्या किसानों की आत्महत्या का कोई जवाब मिला, उनकी फसलों का जो मूल्य मिलना चाहिए तो वो मिला? तो वो जब नहीं मिलता है तो आपने इसका उल्लंघन किया। चुनाव आयोग ने, जैसा कि मैं लाइन पढ़ रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि संज्ञान लिया है, कहा है। तो एक देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की गलती करता है तो सामान्य जन की तो बात छोड़ दीजिए, सामान्य जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, वो तो क्या कर सकते हैं? तो ये तो निश्चित रूप से अगर राष्ट्रीय सेशन होते तो मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद इनका उम्मीदवारी का पर्चा रद्द कर देते। तो ये होना चाहिए, इतना दंडित किया जाना चाहिए कि आप जिस तरीके से नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा खतरनाक है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और नौजवानों को बरगलाने का जो ये तरीका है, नौजवानों को अपनी योजनाओं से आप आकर्षित कीजिए ना। ये इस तरह की बातें कह के आप क्या कर रहे हैं? तो ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री इन सारी बातों को समझते हुए भी उसका इस्तेमाल करते हैं और जगह जगह करते हैं और बार बार करते हैं। उनको रोकने वाला है नहीं, क्योंकि जनमानस तो जैसा है वैसा है। लेकिन जो जिन लोगों की जिम्मेवारी है, यानी चुनाव आयोग की जो जिम्मेवारी है, उनकी खामोशी अपने आप में परेशान करने वाली है। तो वो करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अभी वो शिकायत भी की है पॉलिटिकल पार्टीज ने, और उसका रेस्पॉन्स को संज्ञान लिया है उन्होंने। तो लेकिन संज्ञान लेकर के आप उसका अगर नतीजे इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में बताएं तो कोई अर्थ नहीं है। हमारे कल्याण सिंह जी ने जो फरमाया यहाँ पर, उनका अब तक तो फैसला हो जाना चाहिए था। उनके बारे में तो होम मिनिस्ट्री में लिख करके चिट्ठी भी चली गई। वो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारा सिस्टम जो है वो एक तरीके से प्रो सरकार बना हुआ है। बड़ा डेंजरस है ये बड़ा खतरनाक और हमारे प्रजातंत्र के लिए बड़ा घातक है। अशोक सिंह जी, एक बात बताइए आप मुझे। देखिए, ये इस तरह की स्थितियां, चुनाव आयोग अगर किसी ऐसे गंभीर विषय पर चुनाव आयोग नहीं बोलता है तो ये नहीं माना जाए क्या आज सरकार इस तरह की संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है? पूरी तरह से साफ दिख रहा है। ये तो इसमें कोई अलग किसी प्रकार की दलील की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जब आपसे सवाल किया जाता है, आज भाजपा से सवाल किया जाता है, पीएम मोदी से सवाल किया जाता है कि आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में तो ये था। भाई, हम मानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में जो पहले 10 साल के शासनकाल या जितना भी शासन कांग्रेस ने किया कि भाई किसान आत्महत्या करते थे, बेरोजगारी थी, तो आपको जनता ने चुना उस चीज के लिए कि आप आएंगे, आप बेरोजगारी कम करेंगे, किसानों की आत्महत्या कम करेंगे, जिस तरह की चीजें। तो क्या आप उस पर आपके पास बताने के लिए वो चीज नहीं है? आज आप डिमोनेटाइजेशन को इस सभा में क्या प्रधानमंत्री डिमोनेटाइजेशन को पर वोट मांग सकते हैं? देखो, ओम जी सैनी जी ने कहा कि जनमानस, क्योंकि सैनिकों की भावनाएं जनता जुड़ी हुई है। आप डिमोनेटाइजेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? जनसभा में करिए, वोट मांग के देखिए। मैं एक बार पहले इनके सैनी जी भी बात करूं कि जनमानस ही ऐसा है। तो जनमानस किसके लिए है? विकास के लिए है। और विकास के लिए वोट देगा, किसको वोट देगा? जनमानस समझता है किसको वोट देना है। जहां तक बात आती है, आप राजस्थान में किस प्रकार से आप राहुल गांधी जी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा, और दूसरी स्टेट में आप जाते हो और जाकर के अपना एड्रेसन करते हो, संबोधन करते हो। देखिए, राजस्थान में जाकर के मैंने कर्जा माफ कर दिया है। वस्तुस्थिति क्या है राजस्थान के अंदर? वास्तव में कर्जा माफ हुआ है? बेरोजगारों को भत्ता मिला है आपका? ये चीजें नहीं मिली है। रात को आज किसानों को आप लाइटें नहीं दे रहे हो। कितने किसान जो ठंड के कारण से अपने रबी की फसल के अंदर उन्होंने आत्महत्याएं हुई है। इस प्रकार के आप कहते हैं मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं ये सही कह रहा हूं कि आप जैसे चुनाव आयोग है ना, मैंने अभी सवाल के ऊपर सवाल आता है। आप लोगों का जो सत्ता से सवाल करेंगे ना हम लोग, और सवाल का उत्तर मिलना चाहिए ना हमको। मैं कह रहा हूं कि मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं आपको। ये बात नहीं, मैं आप तो आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग देखेगा ना, उसके अंदर उसमें चुनाव आयोग देखेगा। चुनाव आयोग पर आप विश्वास कीजिए। यदि आप विश्वास नहीं करते, डेमोक्रेटिक पार्टी पर यदि विश्वास नहीं करेगी, विपक्ष यदि पार्टियां विश्वास नहीं करेगी आप करके संवैधानिक संस्थाओं का। आज कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लेके आए, क्या लेके आए कि जजों की जांच के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। आप बताओ स्वायत्ता की कहां आ गई? अब जजों की बात आती है तो इस प्रकार से आप और देख लीजिए। आप एस्पा जैसी बात आती है, सैनी जी एक एस्पा पर थोड़ा सा मैं देखूं, एक आप भी उस पर भी थोड़ा देख लीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
आप देखिए, जिन इन्होंने कहा कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि 3 स्टेट थे, उन 3 स्टेटों के अंदर आपने एस्पा हटाया। यदि इस 5 साल के अंदर वहां शांति आती है, सब कुछ आता है, तो एस्पा हम हटाएंगे। और एस्पा कब लागू हुआ? 1958 में ये लागू हुआ। और कब लेके आए उसका, यदि इंप्लीमेंटेशन के अंदर सही हो रहा है, ये शांति हो चुकी है, तो उसको हटाने का हम प्रयास भी करेंगे। क्या जम्मू कश्मीर की जैसे स्थिति के अंदर वहां हम हटा सकते हैं? और उसमें क्या कहा कि यौनाचार, किडनैप और उनको थ्रेटिंग की जाती है, लेके ले जाती है। यदि कोई सर्च ऑपरेशन की जाती है सेना के द्वारा, सशस्त्र बल के द्वारा, तो ये क्या? मैं ओम सैनी जी से आपके सवाल का जी आपने जो बिंदुओं को आपने रोशनी डाली है, मैं ओम सैनी जी से उस पर अधिक रोशनी डलवाना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारा शासन जो है एक संघीय शासन है, और हर प्रदेश का एक स्वायत्ता मिली हुई है, और साथ साथ में पूरे देश के बारे में कुछ बोलने का अधिकार है राज्यों को। क्योंकि मेरे ख्याल है कि दुनिया में सोवियत संघ के बाद में जो दूसरा मुल्क है जिसमें इतनी विभिन्नताएं कहीं और नहीं है, न तो इतने समाज हैं, न इतने संप्रदाय हैं, इन सब के समन्वय के साथ में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ये अपने निर्माण के वक्त से ही 370 और 35A को लेकर के बड़ी चर्चाएं करते रहे हैं, जिसको कभी स्वीकार नहीं, भारतीय जनमानस ने कभी स्वीकार नहीं किया। लोकसभा में भी डिस्कस हुआ तो पंडित नेहरू ने कहा था कि वक्त के साथ में स्वतः ही जम्मू कश्मीर के लोग ही फैसला करेंगे कि 370 हट जानी चाहिए या 35A हट जानी चाहिए, ये सारी बातें। और साथ साथ में सेना को ये झूठ देने का सिलसिला डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होता है, ये फासिस्ट कंट्रीज में, मुसोलिनी ने किया था ऐसा, हिटलर ने किया था ऐसा। हिंदुस्तान में तो इन सब बातों के लिए एक औरत जो कितने बरस तक अपने आप को, वो जो आसाम में नॉर्थ ईस्ट में जिन्होंने इस बात के लिए आंदोलन किया, भूख हड़ताल के लिए, ये क्या मतलब हुआ कि सब आप फौजों को ये अधिकार दे दीजिए, फौजियों को अधिकार दे दीजिए कि आप ऐसा कर लीजिए, इस कानून के तहत आप सब कुछ कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ समझाइश से, संवाद से हमारे राजनेताओं में इतनी समझ है, इतनी ताकत है कि वो जनमानस के साथ में चर्चा करके इस हिंसा के मार्ग को समाप्त कर सकते हैं। सेना कर रही है ये कब? ओम जी देखो, आप हिंसा के माध्यम से कैसे, देखिए आप सेना के ऊपर एस्पा कब लागू की? आप बताओ, एस्पा का स्टेट के लिए कब 1940 में की गई? नागालैंड, देखिए आजाद देश होने से पहले 35A की जो स्पेशल दिया गया, वो किसके दिया गया? नागा बोडोज। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपको जवाब ले लूंगा, उनसे जवाब ले लेते हैं ना पहले। नागा और बोडोज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनने जिस तरीके से हथियार उठाने का सिलसिला किया था, ये सारा इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन हमारा यकीन नहीं है इन सब में। हम चाहते हैं कि संवाद के माध्यम से चीजें स्थापित हो, और मैं मानता हूं और हमारा देश मानता है और हमारा संविधान कहता है कि हमारे यहाँ जनमानस के साथ में, राजनेताओं के साथ में ना इत्तेफाकियों को दुरुस्त करने के लिए संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर में लगातार संवाद का रास्ता अपना कर तो 3 स्टेटों में हटाया ना, आप उसकी भी बात कीजिए। 3 स्टेटों में क्यों उठाना पड़ा? संवाद हुआ, शांति स्थापित हुई, तभी तो हमने करने की कोशिश की, हमने प्रयास किया ना। हमने राजनीतिक लाभ के लिए जो आपने गठबंधन बनाया PDP के साथ में, आप फिर आ गए उधर आगे चर्चा कीजिए। आप एक बात बताइए मुझे अशोक सिंह जी, जब PDP की चर्चा की बात होती है, PDP साहब के गठबंधन की बात होती है, आपको इतना ऐतराज क्यों होता है? अभी महबूबा मुफ्ती जो बात कर रही है, जिस तरह के बयानात वो दे रही हैं, उस पर आपकी भाजपा वो अपने जनसभाओं में उपयोग कर रहे हैं ना, उन बातों का आप कह रहे हैं ना, लेकिन वही महबूबा मुफ्ती जिनके साथ आप गठजोड़ बनाया था आपने चुनावी। मैं कह रहा हूँ कि गठजोड़ की बात अलग होती है, लेकिन आप राष्ट्र के लिए, आप सेनाओं के लिए कैसे कर सकते हो? आप 35A के लिए 370 सेनाओं के लिए ऐसे कर सकते हैं। 35A के लिए वहां के आप कम से कम हजारों लोग हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके अल्पसंख्यक आए, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली पाई है। वो बताओ, इस एस्पा आप जो 35A है उसके चक्रों में नहीं मिल पाई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन फाइल करके। सोनी जी उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि आज उनका दर्द नहीं है, आज उनको 50-50 साल हो गए वहां रहते हैं, उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही है। और जो कश्मीरी पंडित माइग्रेट होकर यहाँ आए, और जो कश्मीरी पंडित माइग्रेट होकर यहाँ आए, किनकी देन है? जो पाकिस्तान में हिंदू विस्थापित होकर आए, उनके लिए आपने क्या किया? बताइए। हम तो लेकर, हमने तो हमारे मैनिफेस्टो में किया, हम तो हमारे मैनिफेस्टो में लेके आए। सुधांशु जी, आप चाहे गर्म होकर के हैं, चाहे किसी बात में गर्म होकर नहीं, आपने क्या किया बताओ ना, बात कीजिए। आप क्यों नहीं कर सकते? कांग्रेस से भी करते हैं सर, क्या किया आपने? लेकिन सरकार आपकी, आपसे करेंगे सवाल। हम आपसे कह रहे हैं, आप
आप ठंडे दिमाग से कांग्रेस से सवाल कीजिए कि आप 35 से 70 कश्मीरी पंडितों ने क्या किया? कश्मीर पंडित के लिए कश्मीर जा सके? हमने कश्मीर में वातावरण किसने बनाया? आज ऐसा वातावरण किसने बनाया? आप जाएंगे वहां, उनके व्यापार आज हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुके हैं, वो अहिंसा की जगह यदि आप सेनाओं का बनमूल्य गिराओगे, 124 एकड़ राजद्रोह के मुकदमे कम करोगे आप, और जहां तक ये बात आई है, तीसरा बात देखिए, जो कि आप जो जमानती जो अपराध है उनको क्या कहा है इन्होंने? सब जमानत तो होनी चाहिए, एक्सेप्शन होनी चाहिए, मतलब मजिस्ट्रेट को पावर नहीं होनी चाहिए, कोर्टों को पावर नहीं होना चाहिए। चलिए, ऐसा क्या बिंदु कानून की मैं इस बात का जवाब दूंगा अभी आपको। आरसी चौधरी साहब, आप अपना जिस तरह का देखिए, अब जब सेना की बात आती है या क्योंकि अभी इस चुनाव में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान और कांग्रेस, इसका एक गठजोड़ बिठाया जा रहा है लगातार, पाकिस्तान कांग्रेस। अभी कल भी जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पाकिस्तान का बहुत उन्होंने जिक्र किया था लगातार कि पाकिस्तान कांग्रेस जो है पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आज स्थितियां बदल रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज यूएनओ के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों राष्ट्रों के मुल्क के स्वाद के लिए जरूरी है कि मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने, तो बीजेपी के साथ ये बताएं कि पाकिस्तान में बैठे हुए पठान का बच्चा किस प्रकार से मोदी की चाहत करता है, क्या आपका आपसी समझौता है या क्या नहीं है, ये तमाम चीजें देश के लोगों को बता दें। सबसे पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जुलाई 2015 के अंदर गुरदासपुर में अटैक होता है, जनवरी 16 के अंदर पठानकोट में हमला होता है, सितंबर 16 के अंदर उरी अटैक होता है, उसके बाद में फिर पुलवामा अटैक होता है। ये तमाम हमले बार पे बार बढ़ते जाते हैं और जब हमले जब होते हैं उसके बाद में ये अपनी चेस्ट थम्बिंग करते हैं। आखिर आपकी नीति क्या थी कश्मीर के अंदर? कश्मीर में जो आपने जो धारा 370 का हवाला लेके आए थे और आपने कहा था एक ध्वज एक विधान एक संविधान, दो ध्वज के बैठ में सत्ता के लोलुप होके और किस प्रकार से 40 महीने तक कश्मीर की जनता के ऊपर शासन करते रहे। अलगाववादी और भाजपा किस प्रकार से एक साथ एक सुरक्षा चौक चौबंद सचिवालय के अंदर बैठ के और शासन किया, और किस प्रकार से 10,000 जब युवाओं पे कश्मीर के जब उन पे केस मुकदमे दर्ज किए तब उन्होंने कहा था कि गोली और बात एक साथ नहीं चल सकती, इसका जवाब यही होगा। और जब उनसे मुकदमे वापस लेते हैं तब ये कहते हैं कि वो कश्मीर के बच्चे हैं और हमें मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। दोहरा क्षेत्र किस प्रकार से एक बार बार जो चर्चा करते हैं, बार बार बात करते हैं, पहली बार कश्मीर जो 2014 के अंदर 60 से लेकर 70% अलग अलग लोकसभाओं में मतदान करके इस हुकूमत के अंदर अपनी भागीदारी जहां पे सुनिश्चित करा था, उसी कश्मीर के अंदर यूएनओ की संसद यूएनओ के अंदर कश्मीर के लोगों के मानवाधिकार को लेकर वहां पे एक प्रस्ताव पारित होता है और उसके बाद में अलग अलग मुल्कों पे कश्मीर के लोगों के मानवाधिकार हकों को लेकर जो बातें होती है उसके बाद में वहां के जो प्रभारी थे राम माधव वो बोलते हैं कि निश्चित रूप से उनका हनन हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि जहां पे कश्मीर की घाटी के अंदर पूरा उस मैनिफेस्टो में क्या लिख लिया, एक सुन लीजिए, ये जो बार बार जो गुमराह करने का प्रयास करते हैं कांग्रेस ने शस्त्र। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, अभी वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या शहीदों की बात करके चुनावी सभा में प्रधानमंत्री जिस तरह से महाराष्ट्र में शहीदों की बात करी, उनके नाम पर वोट डालने, उनके नाम पर वोट समर्पित करने की बात कही, क्या चुनावी संस्थाएं हमारे देश में चुनाव या संवैधानिक संस्थाएं क्या अब वो उस तरह कार्य नहीं कर पाती हैं? क्या सरकारों का इतना प्रभाव है कि किसी भी तरह का अगर आचार संहिता का भी उल्लंघन है, अगर प्रधानमंत्री की सभा में होता है तो क्या उसको अनदेखा किया जा सकता है? और क्या वर्तमान सरकार क्या अब केवल शहीद पाकिस्तान के इनके अलावा कोई योजनाएं नहीं बची हैं? इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। आरसी चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था और आप जिस तरह आपने एक मैनिफेस्टो से जुड़ी उस चीज का जिक्र भी कर रहे थे, जरा मैं जानना चाहूंगा कि किस चीज का आप बता रहे थे? सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी सदैव ये कहते रहे हैं कि एक सशक्त सरकार और 30 साल के बाद में निश्चित रूप से 282 सीटें देके भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार दी, लेकिन जब उपचुनाव हुए तब 10 सीटें उनकी खत्म हो गई और 272 पे आ गई। जब उन्हें लगा कि हम जादुई आंकड़े के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं और हो सकता है कि हम उससे नीचे चले जाए, तब उन्हें गठबंधन की सरकार याद आई। देश का दुर्भाग्य देखिए, 370 की जिस पे चर्चा करके जो आए थे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो चर्चा करके आए थे, एक संविधान एक विधान जो बात करके आए थे, वो लोग कश्मीर के अंदर सत्ता के सिर्फ सत्ता के लिए जो अलग अलग एरिया के अंदर जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जनादेश नहीं मिलता, जहां पे पीडीपी को बिल्कुल जनादेश नहीं मिलता, वो सत्ता के लिए अपना गठबंधन करते हैं और 40 महीने तक कश्मीर की जनता पे
सिर्फ सत्ता के लिए बैठे रहते हैं। उस कश्मीर की जनता ने जिस प्रकार 60% मतदान किया था, लोकतंत्र के अंदर जहां अनंतनाग जैसी लोकसभा का उपचुनाव हुआ 7% मतदान करके इन्होंने किस प्रकार से उस सीट पे जो मतदान हुआ वो बता रहा है कि कश्मीर की जो स्थितियां रही पिछले 5 साल में उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आखिर इस सरकार ने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया, जिस प्रकार से अलगाववाद की जो बातें की और अलग अलग जो वक्तव्य है और अपनी सुविधा के अनुसार जो वक्तव्य आए, तो निश्चित रूप से वो सेना और कश्मीर के लोग हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर के लोगों के सामने संवाद क्यों नहीं, सेना और कश्मीर के लोगों के बीच में गोली का संबंध क्यों, वाद का संबंध क्यों नहीं। हमने मैनिफेस्टो में कहा कि कांग्रेस ने सशस्त्र सेना बलों की तैनाती की समीक्षा करने, घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पे अधिक से अधिक सैनिकों को तैनात करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस को और ज्यादा सशक्त बनाए रखने का हमने वादा किया। आखिर कश्मीर के अंदर अगर देश के अंदर सेना को हम डिप्लॉयड करते हैं, इसका मतलब हम आंतरिक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या देश की राज्य की जो फोर्स है वो उस आंतरिक सुरक्षा के लिए कैपेबल नहीं है? आखिर राज्य के अंदर आपको सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना लगानी पड़ती है, इसका मतलब आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये देश के लोगों को आज सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 14 वादे की राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, किसी भी तय समय सीमा के लिए कोई बात नहीं की, ना किसी और चीज के लिए की। इसलिए आज जो इस देश का युवा है, जो 45 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी से ग्रस्त है, जहां पे 4 करोड़ 70 लाख रोजगार नोटबंदी के बाद में जो रोजगार के जो अवसर थे वो खत्म हो गए, सर्जन तो बात दूर छोड़ दीजिए। 2018 एक वित्त वर्ष के अंदर 1 करोड़ 2 लाख जो रोजगार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के रोजगार से हाथ छीन लिया। कैसे राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं? देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 21 ये अधिकार देता है कि देश के नागरिकों को रोजगार के अवसर देने चाहिए। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 की उन्होंने अवहेलना की है, लोगों को रोजगार के अवसर से वंचित किया है और लोगों को किस प्रकार से एक दरिद्रता की तरफ जो धकेलने का एक कुसंगत प्रयास किया है। आज देश का युवा उस पर जानना चाहता है। देश का युवा प्रधानमंत्री को जिस उम्मीद से, अच्छे दिनों की उम्मीद से देश के प्रधानमंत्री को चुना था, आज उन्हें 45 साल का सबसे बड़ा जो दंश दिया है वो इन्होंने मोदी जी ने दिया है। इसलिए मोदी जी युवाओं को संबोधित नहीं कर सकते। मोदी जी जो पहली बार जो मतदाता बन के आए हैं उनको वो अपील कर रहे हैं और सेना के पीछे खड़े होकर, सेना की शहादत के पीछे खड़े होकर अपील कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि संवैधानिक संस्थानों का दायित्व बनता है कि वो देश के नागरिकों का विश्वास बढ़ाए। आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में वीवीपैट लागू करनी पड़ी? आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वीवीपैट की जो काउंटिंग है वो बढ़ाई जाए? आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन इतनी जो पहले चरण का मतदान है उससे पूर्व जब प्रचार का अभियान समाप्त होने को है, जब देश का प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा रक्षक अगर ऐसे अल्फाज प्रयोग करके और संवैधानिक मूल्यों का तोड़ रहे हैं तो चुनाव आयोग क्यों मौन है? क्या चुनाव आयोग की मजबूरी है? ये देश जानना चाहता है और देश के लोगों को पूछने का उस पर मजबूरी है। जो भी मजबूरी है, जिस तरह की जो भी समस्या चुनाव आयोग को सामने आ रही है, या चुनाव आयोग क्यों कुछ नहीं कह पा रहा है, ये तो मैं अभी अशोक सिंह जी सवाल करूंगा। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है ऐसा कि पहली बार चुनाव आयोग इस तरह की स्थितियां बनी हो कि सैनिकों के ऊपर बात की गई हो। चुनाव करगिल के बाद भी चुनाव आयोग ने इस बात को संज्ञान लिया था कि प्रचार में सेना की उपलब्धियां नहीं गिनाई जाएं। 2013 में भाजपा के पोस्टर पर सेना प्रमुख की तस्वीरें थी, उस पर भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था कि ये तस्वीरें, सेना प्रमुख की तस्वीरों को हटाया जाए। 2013 के चुनाव की बात कर रहा हूं। और भाजपा के पोस्टर पर विंग कमांडर अभिनंदन की फोटो पर भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने ये बात आपत्तिजनक बताई। साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी हैं, उन्होंने मोदी की सेना शब्द का उपयोग किया अपने भाषण में, उस पर भी चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री खुद अपनी सभा में इस तरह की बात करते हैं, जब कहते हैं वो कि आपका पहला वोट क्या बालाकोट के शहीदों को समर्पित हो सकता है? क्या उन शहीदों को समर्पित हो सकता है जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी? तो ये बड़ा स्थिति चुनाव इस वक्त अगर चुनाव देखा जाए तो बड़ी स्थिति अचरज वाली हो जाती है कि एक प्रधानमंत्री जब एक जनसभा में, चुनावी सभा में इस तरह की बात करते हैं। अशोक सिंह जी, आपने आरसी चौधरी साहब को सुना, सारी स्थितियां, क्योंकि वो विपक्ष है, वो अपनी तरह से बात करते हैं, लेकिन जब बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं तो बीजेपी इन आरोपों से परे क्यों हटना चाहती है? क्या आपको नहीं लगता कि ये क्या बीजेपी जो भी मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, 2013 की बात करिए, अब विंग कमांडर अभिनंदन का बात करिए, आपको खुद ध्यान होगा कि जो प्रत्याशी थे चुनाव के लिए वो अपने पोस्टर पर साथ में सैनिकों की तस्वीरें भी लगा रहे थे, उस पर भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। क्या ये सही है?
देखो कि आपने जो कहा चौधरी जी ने कहा, उसके अलावा ये कहा कि विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष की जगह जो सत्ता पक्ष होता है वह पूरा सम्मान भी करता है और करना भी चाहिए। और लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर, लोकतंत्र दल के अंदर ये होता भी है। जहां तक इन्होंने कहा कि शहादत जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बार बार में ये कहते हैं कि जाके सब इनका सैनिकों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। आपके खुद के मैनिफेस्टो में देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा कि 1965 की लड़ाई और 71 की लड़ाई किसमें हुई, 71 की लड़ाई किसने जीती, इंदिरा गांधी ने जीती। आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? आप उसमें मैनिफेस्टो में आप दे रहे हो और आप ये कह रहे हो कि सैनिकों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। जहां तक आप जयपुर में आप देखिए बात, कईयों के जो थे उनको नोटिस भी दिए गए कि उनके सुशील जी शर्मा जी थे, उनको भी उसमें नोटिस दिया। मैं ये कह रहा हूं कि हर पार्टी के अलावा और भी जो जनमानस है उन्होंने भी अभिनंदन के जितने भी पोस्टर थे उनको लगाया। उनको लगता था कि ये हमारा जिस प्रकार से सेना ने जो स्ट्राइक करी है उसके लिए उन्होंने लगाया, उसके ऊपर आपत्ति आप करें तो आपत्ति एक आपकी अलग हो सकती है। दूसरा चुनाव आयोग ने कहा, हम नहीं करें, चुनाव आयोग ने लोगों को ही कहा है, चुनाव आयोग ने इस देश के तमाम जो राजनीतिक दल है उनको कहा है, उसमें आके और किस प्रकार जो गए हैं वो चुनाव आयोग ने कहा है और चुनाव आयोग के निर्देशों को आपने तोड़ा है। चुनाव आयोग साहब, मैं आप जब सवाल करूं जब आप उस बात का जवाब दे दीजिएगा। अशोक सिंह जी बताइए। उन्होंने कहा कि इस देश में अशिक्षित, वो आपका पूरा माहौल खराब हो रहा है। 54 बम धमाके हुए आपके समय में 10 साल के कार्यकाल में और हजारों के लोग लगभग आदमी थे मारे गए। आज इस स्थिति में आके देख लीजिए कितने बम धमाके होते हैं। क्या इंटरनली जो सिक्योरिटी थी वो क्या मजबूत नहीं करी भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर? कहां तो नहीं था। आप कैसे कह सकते हैं असुरक्षित है? जहां तक आप कहते हैं कि संवाद कीजिए कश्मीर के अंदर, क्या इस प्रकार के माहौल के अंदर किस प्रकार से संवाद करें? उन उर्यत से संवाद करें जो पाकिस्तान के साथ बैठे उनकी भाषा की बातें करते हैं, उनसे चाय पर जाके बात करें। ऐसा नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी, नहीं करेगी। वो बात उनसे करेगी यदि आप बात के ऊपर, आप पाकिस्तान यदि कहे कि इस पर बात करनी है तो बात कीजिए आप आकर के, लेकिन कश्मीर के टुकड़ों पर बात हम नहीं कर सकते। लेकिन अलगाववादियों पर बात कौन करती है? कांग्रेस करना चाहती है। उनको सब कुछ प्रोटेक्शन उनको कांग्रेस देने की बातें करती है। यदि कांग्रेस उनके साथ कथित करिए, क्योंकि 370 का वो कह रहे हैं कि सब 370 नहीं हटनी चाहिए, 35A नहीं हटनी चाहिए। ये बताइए कि 35A हटता है तो बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे, जो क्या आज जम्मू कश्मीर का विकास नहीं होगा, वो बाधाएं दूर नहीं होगी क्या उनके डेवलपमेंट में वहां के नेता लोग हैं वो चाहे उनके साथ कांग्रेस क्यों जुड़ रही है? कांग्रेस क्यों जुड़ रही है? उनके विकास में बाधा क्यों बढ़ रही है? अशोक सिंह जी, इसका हटाने का विरोध की बात नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आप यदि कोई दल, यदि कांग्रेस घोषणा पत्र में आप डालते हैं तो ये कुछ मायने रखता है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष सबसे बड़ा दल 5 साल बाद सवाल करेगी जनता आपसे। संसद में इसका सहयोग नहीं करती है, 370 में 35 में अपने मैनिफेस्टो में दे देती है कि हम नहीं करेंगे, तो मतलब आप नहीं कर रहे हो तो आप संसदीय प्रणाली का भी साथ नहीं दे रहे हो। आप कैसे कह सकते हो कि हम? ठीक अशोक सिंह जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय वर्मा भी जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरह से देखिए अभी जो लोकसभा चुनाव में 2019 का लोकसभा चुनाव, पूरी जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, जिस तरह से अभी हाल ही का जो प्रधानमंत्री का जो भाषण में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसको कोट करते हुए बात कर रहा हूं, और लगातार चुनाव आयोग ने पिछले कुछ दिनों में जब शहीदों की फोटो या इस तरह के जो सेना से जुड़ी हुई फोटो के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई थी। जब ये बात देखिए, आपको लगता है कि जब इस तरह का एक जनसभा में इस तरह के इस बात करते हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री जिनको बहुत सारे युवा देखते हैं और शायद बहुत सारे युवा उनको अपना आइडियल भी मानते हैं, तो उस से क्या प्रभावित नहीं होता है चुनाव? क्या प्रभावित नहीं होता वोटर? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रभावित होता है वोटर, लेकिन एक बात खास ये जानने वाली होगी इसमें कि ऑफ द रिकॉर्ड जो हम अगर बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं उनसे बात की तो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग वो टूट रही है। और कुछ अभी हाल ही में कुछ लीडर्स हैं जो बड़े दिग्गज लीडर्स हैं बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं या फिर जिन्होंने कहीं ना कहीं असंतुष्टि जाहिर की है पार्टी से। उनका भी एक कहना है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य है वो खत्म हो गए पार्टी के अंदर और पार्टी अब कहीं ना कहीं अराजकता की तरफ आ गई है या अपनी मंशा से जो मनमर्जी करने लगी है। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। इनका एक कहने का तात्पर्य यही है कि जो संवैधानिक संस्थानें हैं उनकी जो वैल्यू है उसको गिराकर काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस हैं जो कांग्रेस के या अन्य दलों के लिए हो सकती है लेकिन बीजेपी के लिए नहीं है। इस तरह के आरोप ऑफ द रिकॉर्ड जो बता रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर लोगों की अगर बात करें इस लोकसभा चुनाव में तो लोग बात कह रहे हैं कि फेस नहीं है देश में और फेस के अभाव में
जो नरेंद्र मोदी ही एक चेहरा है और राहुल गांधी, ये निश्चित तौर पर मानते हैं कि राहुल गांधी को भी पीएम का चेहरा नहीं मान रहे लोग, लेकिन ये जरूर मान रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार कुछ मंझ गए हैं, कुछ जो उन्होंने जो मुद्दे पकड़े हैं वो मुद्दे होने चाहिए लोकसभा चुनाव के। और जैसा कि जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जो उन वैल्यूज को भुनाने की कोशिश करते हैं जिन पर या तो सेना का या साइंटिस्ट का हक है, उनको सामने आकर अपनी जो उपलब्धि है, देश की उपलब्धि है, वो उसमें शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन पार्टी विशेष की उपलब्धि में वो शामिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आपने जो एक बात कही कि फेस की बात कर रहे हैं आपकी, देखिए नरेंद्र मोदी फेस है बीजेपी का। अब ऐसे तो कांग्रेस में भी, कांग्रेस को देखते हैं तो राहुल गांधी इस वक्त एक बड़ा फेस है कांग्रेस का। साथ ही साथ अब कुछ नए चेहरे भी कांग्रेस में उतरे हैं, जो कि अब कांग्रेस के धीरे धीरे कांग्रेस को आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में उनकी लीग उसको कोशिशें लगातार जारी हैं। आरसी चौधरी साहब, देखिए जो वो बात 35 और 370 की जब बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारा मुद्दा 35 और 370 नहीं है। बेसिकली जब चुनाव आयोग जिस तरह से जो स्थितियां बनती जा रही हैं, चुनाव आयोग की पूरी एक गाइडलाइन होती है, उन गाइडलाइन को फॉलो मुझे नहीं लगता कि शायद चुनाव के दौरान राजनीतिक दल करते होंगे या प्रत्याशी करते होंगे। वो खर्च की सीमा पर भी लागू होती है, वो इस तरह के भाषण पर भी लागू होती है। तो क्या एज ए कांग्रेस मेंबर, कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, क्या आपको नहीं लगता कि अब ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं शायद अब जिस तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष काम करनी चाहिए, वो शायद आपकी सरकार के दौरान भी नहीं कर पाती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि तमाम ये जो देश है, इसने पहली बार ऐसा महसूस किया कि जहां पे जितने भी जो संवैधानिक संस्थान है उन पे तमाम जो हमला करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सुप्रीम कोर्ट के पहली बार 4 जज बाहर आते हैं, आरबीआई की जो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड्स की जो मीटिंग होती है उसकी अवहेलना होती है, सीबीआई पे रात की 1:30 बजे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, सीबीआई के डायरेक्टर को हटाते हैं, वहां से फाइलें बरामद करते हैं। यहाँ पे चाहे एनएससी के जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो कमीशन है उसका जो चेयरमैन है वो डाटा रिलीज नहीं करने के चक्कर में अपना पद से छोड़ के जाते हैं। तमाम तरह के इस पे इश्यू लगते हैं। 8 पूर्व चुनाव आयुक्त इस देश के अंदर जिन्होंने चुनाव करवाए, वो आके ये कहते हैं कि चुनाव आयोग की साख गिर रही है। ये जो चर्चा है वो पहली बार नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ने अपने बौखलाहट का परिचय तो दिया ही है कि सिर्फ आज सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन जब उरी की घटना हुई थी सितंबर के अंदर, उसके बाद में जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव थे और देश के रक्षा मंत्री जब वहां पे गए तो उन्हें सेना के जो पोस्टर्स हैं वो साथ में लगाए रखे और जिस प्रकार से उन्होंने स्वागत करवाया, आखिर सेना के आड़ में भारतीय जनता पार्टी रुक के अच्छे दिनों के आस में जो 125 करोड़ लोगों को अच्छे दिनों की उम्मीद देके आए थे, आज जब पूर्वोत्तर में जब बात होती तो बांग्लादेश का भय दिखा जाता है, जब पश्चिम में बात होती है तो पाकिस्तान का भय दिखा जाता है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये अपील करता है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। आखिर देश के लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश से जोड़ के क्यों रखना चाहते हैं? 21वीं सदी का भारत, युवाओं का सशक्त भारत, इसकी जो तुलना है अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, चाइना के साथ में क्यों नहीं हो सकती? आज जो युवा जो इस देश के लोकतंत्र के अंदर भागीदार बन रहा था अपने मतदान को, वो कैसे 70% से 7% के मतदान पे आ गया? क्या इन सरकार से नहीं पूछना चाहिए? क्या उस सरकार के अंदर बैठे हुए जो लोग आज ये कह रहे हैं कि जो अलगाववाद की जो सदैव समर्थक रही पीडीपी, उसके साथ में आपने सत्ता बनाई और उसके साथ साथ में जो अलगाववादी जो नेता थे आप उनकी सुरक्षा में लगे रहे और जब घटना होती है पुलवामा की, उसके बाद में आप तात्कालीन उनसे सुरक्षा हटाते और आज उनको फिर सुरक्षा वापस जारी कर दी जाती है। इस देश के आम और आवाम को क्या संवाद का जरिया नहीं? देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कारगिल का जब युद्ध चल रहा था उन्होंने भी कहा था कि कारगिल का अब आपकी क्या रहेगी, कश्मीर पे क्या रहेगी, तो उन्होंने कहा जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की सदैव रक्षा की जाएगी। उन्होंने जमहूरियत को खत्म कर दिया, कश्मीरियत की जो है वो देश के अंदर खत्म कर दिया और इंसानियत की तो प्रकाष्ठा को ही लांग दिया। आखिर देश का प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत किया है वो निश्चित रूप से बेहद दुखद है और संवैधानिक संस्थान आज चुनाव आयोग की तरफ पूरा देश देख रहा है और किस प्रकार से चुनाव आयोग अपने आप को अपन समझता है, ये देश की जनता के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ साथ के अंदर जो तमाम जितनी भी जो चीजें रही, पहली बार कश्मीर के मानवाधिकारों को लेकर अगर यूएनओ की सुरक्षा काउंसिल के अंदर उस पर चर्चा होती है, ये लोगों के लिए चर्चा का विषय बनता है, ये लोगों के लिए शर्मसार करने का विषय बनता है। आखिर देश के प्रधानमंत्री इस 130 करोड़ लोगों को भय क्यों दिखाना चाहते हैं? क्यों नहीं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा कर पाए? क्यों नहीं किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिला पाए? क्यों नहीं महिलाओं को सुरक्षा दिला पाए? क्यों पॉक्सो कोर्ट के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट कहता रहा? आज सुप्रीम कोर्ट आसाम की सरकार से और केंद्र की सरकार से पूछता है आपने कितने घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए, कितने घुसपैठिए आपने निकाले? पिछले 5 साल के अंदर मैं बताना चाहूंगा सिर्फ 80 घुसपैठिए इन्होंने किए। म्यांमार की सीमा से किस प्रकार से रोहिंग्या इस देश की सीमा के अंदर घुसे और सरकार की जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं मौन बैठे रहे। आखिर देश के लोगों को
जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आंतरिक गृह युद्ध की तरफ धकेलने का जो काम कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे। आज देश की जनता को सजग होना पड़ेगा, इस संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए एक शोर में जवाब देना पड़ेगा और मोदी जी से भी ये जवाब पूछना पड़ेगा कि आखिर मोदी जी, आप संविधान के संस्थानों के रक्षक हैं, आप उनको तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें नहीं चुना था आप। ठीक, अशोक सिंह जी, देखिए जब भाजपा से हम बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, हम पूछेंगे क्योंकि आप सबसे ज्यादा, मतलब आप देखिए कि 45 साल में इस वक्त जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से लगातार बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई। आप कहते हैं कि बेरोजगारी थी, आप कहते हैं, बस आप मुझे ये बताइए कि आपने उज्ज्वला योजना चलाई, बालिकाओं के लिए आप जो योजनाओं की बात करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी योजनाओं ने बिल्कुल काम नहीं किया होगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या अब भाजपा के जो सांसद हैं, होने वाले प्रत्याशी हैं या प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको योजनाओं को लेकर मैदान में नहीं होना चाहिए पूरी तरह से? सेना तो अपना काम कर रही है, सेना भी कर रही है, अर्धसैनिक बल भी कर रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की आप बात करते हैं, आप जब सेना की बात करते हैं, अर्धसैनिक बलों को आप शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए अभी तक? देखो, ये बात आपने सही कहा कि अर्धसैनिकों का क्यों नहीं दिला पाए, इसका नहीं, आप दिलाते ना 5 साल में। क्या आपसे तो शहीद का दर्जा कब होगा? जब युद्ध होगा। और आप उसको चीज में मत लेके आइए कि युद्ध होगा या दूसरी चीज होगी, ये बात एक अलग चीज है। सशस्त्र बलों का अलग है। जहां तक उनका मनोदय की बात आई तो अधिकारियों का हमने उनका 40% बढ़ाया और जो जवान थे उनका हमने 75% बढ़ाया। क्या कांग्रेस पार्टी बता सकती है सशस्त्र बलों को बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, इन्होंने कुछ भी बढ़ाया। जहां तक उनके पास आप जैकेट नहीं थे, आपके बुलेट प्रूफ वाले जैकेट देने का हमने काम किया है। बजट 62 साल में नहीं देखिए, आप सिर्फ जैकेट के बंदूक देंगे, गोली नहीं देंगे, नहीं ये गलत तथ्य नहीं रखेंगे, आप गलत नहीं रखेंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बोला आप यदि मेरा समय लेना चाहते तो आप बोल दिए, पूरा बोलिए, आपको छूट है, ठीक है। बाद में ये आती है कि आप किस प्रकार से आप करेंगे साहब, इनकम टैक्स, सीबीआई का सब कुछ क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। आज देखिए जाकर के 14 करोड़ रुपए बरामद हो रहे, फिर कह रहे हैं साहब ये चुनाव में किया जा रहा है। चीज जानना चाहता हूं, ये नहीं है। जहां तक आपने रोजगार के आंकड़ों की बात करी, रोजगार के आंकड़ों के अंदर हर चीज में आता है। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर यदि आवास बनते हैं तो क्या वो रोजगार नहीं है? यदि आप सड़क का, यदि हमने बताया कि हमने इन 10-70 सालों में कितने बने और इन 5 सालों में कितने बनाए, हमने सड़कों का बताया कि 70 साल में कितने बने, 5 साल में आपने कितने बने। ईपीएफ के हम आंकड़े बताते हैं तो उस ईपीएफ के आंकड़े पर विपक्ष कहता है कि रोजगार के आंकड़े नहीं होंगे। सरकारी आपके आंकड़ों की बात आती है तो सरकारी आंकड़ों के अंदर आप रेलवे में 1,11,000 की वैकेंसी एक साथ निकालते जो ऐतिहासिक रूप से है। आप कांग्रेस का कितने लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए ये भी बताइए, कितने लोग अप्लाई करते हैं? कितने गए? ये देखिए 22 लाख सरकारी नौकरियों के पद वैकेंट है, 22 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली है, 22 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली है, 22 लाख का बढ़ोगे उसको, 22 लाख सरकारी आपके पास आए, 22 लाख है, 22 लाख देखिए, अगर 22 लाख और एक का बात करते हैं करोड़ों और उसके नाम पे और ये बातें करें। अशोक सिंह जी, आप जो रोजगार के आंकड़े, जिस तरह के जो आप आंकड़े मुझे बता रहे हैं, सरकारी नौकरियों का हर चीज में नहीं होता। ये तो कांग्रेस में नहीं कर सकती हम सरकारी है। इन्होंने कहा है कि हम मार्च तक के हमने 4 लाख देंगे, हम आपको 2020 तक कहा है। इन्होंने कब कह दिया कि जाकर के हम सरकारी आंकड़ों के अंदर आकर के 50 लाख की वैकेंसी होगा, 50 लाख की वैकेंसी भर देंगे हम जाकर के। 22 लाख खाली पद है, 22 लाख खाली पद है, 1,11,000 बताया आपको, 65,000 हमने 22 लाख खाली पद है, 1 लाख पदों के लिए 2 करोड़ युवा, आप तो रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवा देंगे। तो क्या इतने लोगों को रोजगार मिला आपको लगता है? क्यों नहीं मिला? मिला है। आज की सड़क बन रही है, आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना में ये बन रहा है, पेयजल की आपकी सुविधाओं में विकास हो रहा है, जितने में टेंडर आते हैं उन सब में आज आ रहा है। तो क्या उसका आप उसको नहीं मानोगे, विकास नहीं मानोगे? ईपीएफ के खातों के अंदर यदि वृद्धि हो रही है, इनकम टैक्स के अंदर रेंज यदि बढ़ रही है, आपके 6,84,000 के लगभग आपके आंकड़े हैं, तो क्या ये आपका रोजगार का और प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना नहीं है? प्रति व्यक्ति आय 1 लाख के लगभग हो रही है, तो ये क्या आप इसको आंकड़ा नहीं मानोगे? किसानों के लिए यदि हमने 6,000 की हमने व्यवस्था करी है, आपके जैसे नहीं है। हमने कह दिया आकर के किसानों के लिए, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। 6,000 की सेकंड जो किस्त आती है हमने देने की स्टार्ट कर दिया। न्याय का आपने कहा तो न्याय का आपने कहा, न्याय कैसे दोगे आप? उसकी रुपए का ही नहीं आपके पास नहीं है। किसान आत्महत्या आपके काल के अंदर किसान आत्महत्या बंद हो गई? मैं आप जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसानों को हमने क्या दिया क्या नहीं दिया। आप नोटबंदी का जिक्र क्यों नहीं करते? नोटबंदी का हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि धन जब्त करना नहीं था। और जो लोगों ने घोषणा पत्र में काले धन का जिक्र किया,
कहाँ गया वो काला धन? खत्म हो गया काला धन? काला धन के लिए आपको जितने भी हमने एक्ट के अंदर लाने पड़े, अमेंडमेंट करने पड़े, काला धन वो नहीं लेके आया। काला धन आप देखो, इनकम टैक्स की रेट पड़ी है 14 करोड़ तो नगद आई, 281 करोड़ आज के मशीनें फुल भर रही है, मशीनों का नहीं पता पड़ रहा है, 6,000 के लगभग। और मुझे एक चीज बताइए, जो जिस तरह की रेड एमपी में हो रही है, कांग्रेस के जोड़ते हुए बात करें, कांग्रेस नेताओं के उनके जो करीबी लोग हैं, क्या बीजेपी में, चूंकि आपकी सत्ता है, सरकार है, क्या भाजपा में किसी प्रकार के जो नेता हैं वो काला धन से बिल्कुल दूर है? देखो कि मैं तो रेड की बात कर रहा हूं, रेड है नहीं, जो 14 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सत्ता दल ने उसका उपयोग किया हो। आपके पास नगद पैसे बरामद हुए तो उसमें आप नहीं कह सकते। मैं विजय के पास जाऊंगा। विजय, क्या आपको लगता है कि अभी इस दौर में जो वर्तमान दौर चल रहा है, चुनाव, देखिए चुनाव बड़े आम चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव है, ये एक मतदाता को शक्ति देता है, एक ऐसी सरकार, मौजूद सरकार की, जो उसका आगे का भविष्य तय करती है, 5 साल का भविष्य आगे का तय करती है, ना केवल 5 साल, आने वाले 10-20 साल तक की अगर ऐसी योजना अगर सरकार बनाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस देश के युवा को अब आपको क्या लगता है किस तरह से और किस आधार पर अपना वोट कास्ट करना चाहिए अब विकसित देश की श्रेणी और एक ऐसा देश जो कि उसके सपनों को साकार कर सके, किस तरह का उसके माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए युवा का? देखिए, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा जो मुद्दा है इलेक्शन का, और किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था को, विकास को का जो पैमाना है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पे निर्भर होता है, और एम्प्लॉयमेंट किस तरह से किस चैन के जरिए जनरेट होता है, ये सबसे बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी पहली बार जब लोकसभा चुनाव जीते थे, प्रधानमंत्री बने, बड़ा मैंडेट मिला, और कहीं ना कहीं परिकल्पनाएं उन्होंने बहुत सारी रखी, लोगों को अच्छी लगी कि रोजगार आएगा, इतने लाखों को रोजगार मिलेगा, इतने करोड़ों को रोजगार मिलेगा, इस तरह की योजनाएं हैं, लोन आसानी से मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें नहीं हुई। ग्राउंड लेवल पर हम जाए तो, और एक रिपोर्ट भी है, वो रिपोर्ट भी जब तैयार की गई है, जब जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी जो वित्त विभाग के, उनसे रिपोर्ट मांगी गई कि आखिर में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ जो पीएम मोदी के जो कार्यकाल में। तो इस पर जो अधिकारियों ने पूरी तरह आंकड़े नहीं दिए, और जब पूरी छानबीन करने के बाद पता चला कि करीब जो 2017 और 18 जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, मतलब बेरोजगारी बढ़ी है, उल्टा रोजगार देने की बजाय, वो 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी कही गई है। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी जैसी स्थिति है, वो सबसे बड़ी वजह है विकास में, जो विकास में अवरोध लाने की, और विकास रथ को आगे बढ़ाने की। पीएम मोदी ने बात की थी कि हम विकास रथ पर सवार होकर आगे बढ़ेंगे। अब वो मुद्दे कौन हो गए हैं? मुद्दे गायब से हो गए हैं, मैनिफेस्टो में भी गायब थे, और कहीं ना कहीं जो उद्बोधन वो देते हैं, वहां पर सेना की बात करते हैं, और सेना में भी अलग अलग जगह की बात करते हैं, स्ट्राइक की बात करते हैं, पुलवामा की बात करते हैं, या फिर विपक्ष पर आक्षेप लगाते हैं कि वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा नहीं बोलकर मुद्दों पर यहाँ लड़ाई होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। और जो परिकल्पना है, उनको परियोजना में तक तो पहुंचाया उन्होंने, लेकिन परियोजना ग्राउंड लेवल पर नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल पर आती तो उसका फायदा जनमानस को होता। जी, तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 में जिस तरह से अभी आप देख, जो इस तरह से जो तस्वीर बन रही है, आगे क्या होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी दोबारा मैंडेट लेकर सरकार बनाएगी, ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन देश जिस तरह से जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना तैयार की गई है, राष्ट्रवाद, हम सभी जो देश के लोग हैं उनमें राष्ट्रवाद है, वो अपने देश के प्रति गंभीर हैं, देशभक्त हैं। हमें ये जानना होगा कि हमारी बेसिक आवश्यकताएं क्या है। हमें चाहिए शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, हमें चाहिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब चीजों पर हमें फोकस करना है, ना कि इस तरह की चीजों पर जो कि हमें आगे आने वाले समय में हो सकता है कि देश के देश की जो स्थिरता है उसको चैलेंज करें। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।